2024 की लेटेस्ट कोरियाई मूवी जिसमें यून नाम की इस लड़की को राह चलते एक अजनबी लड़के से पता चलता है कि यून नेक्स्ट 6 घंटे में मरने वाली है और इस लड़के की सारी भविष्यवाणी सच होती है। तो यून अब क्या करेगी? चुपचाप अपने मौत के आने का इंतजार या उस कारण को खोजने की कोशिश? पर क्या कोई अपनी मौत को टाल सकता है? और ये लड़का कौन है जो यून की मदद कर रहा है? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत यून को दिखाकर किया जाता है जो अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने और कोरिया जैसे महंगे देश में जीने की कोशिश में मल्टीपल जॉब्स करती है। यून को मेट्रो में उसकी माँ का मैसेज आता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, पर यून की आर्थिक हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ एक दिन उसके शॉप पर कीहुन नाम का एक ऑफिसर आता है जो यून को पहले से जानता था। ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। यून बातों बातों में उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है और कीहुन चाहे तो उसे कोई गिफ्ट दे सकता है, पर एक केस में बिजी होने के कारण बाद में कीहुन उसे बर्थडे गिफ्ट देने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास उसके दोस्त का मैसेज आता है। वो लोग आपस में मिलने की बात करते हैं। बर्थडे होने के कारण यून अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है और उसे पहनकर अपने दोस्तों से मिलने जाती है, पर रास्ते में उसे जुनवू मिलता है। वो अचानक से यून के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम अभी से ठीक 6 घंटे के अंदर मारी जाओगी। उस वक्त शाम के 6 बज रहे होते हैं, यानी कि रात 12 बजे। यहाँ यून को यह सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो जुनवू की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे बोलती है कि उसका टाइम खराब ना करे क्योंकि उसे अपने दोस्त के साथ मीटिंग में जाना है। पर जुनवू उसे बताता है कि वो मीटिंग नहीं हो पाएगी और उसकी दोस्त कहीं और जाने वाली है। यून ये सब बातों को अनसुना करते हुए अपने दोस्त से मिलने जाती है, पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही है। उनका यह प्लान अचानक ही बन गया। यहाँ यून को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ से यून जब वापस आ रही होती है, जुनवू उसे वापस से रास्ते में खड़ा मिलता है। यहाँ यून उससे पूछती है कि वो ये सब कैसे कर रहा है और उसके पीछे क्यों पड़ा है। यून को ऐसा लगता है कि जुनवू यह सब उससे पैसे ऐंठने के लिए कर रहा है, पर जुनवू उसे बताता है कि तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी मीटिंग भी कैंसिल हो चुकी है? यह सब कुछ सच है और मैंने देखा है कि तुम्हें कोई मार रहा है। अब तुम्हारे पास मात्र 5 घंटे और 49 मिनट ही बाकी है जिंदा रहने के लिए। मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हमें कीहुन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो एक मर्डर केस पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक लड़की की बॉडी एक कार की डिक्की से मिली है, पर कल्प्रिट अभी तक फरार है। मारी गई लड़की का नाम जी सोयून है और उसके कॉल के लास्ट रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे शायद कोई आदमी है। यहाँ दूसरे सीन में हमें जुनवू और यून को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ यून उससे पूछती है कि अगर वो जानता है कि वो मरने वाली है तो यह भी बता दे कि वो कैसे मरेगी। यहाँ जुनवू से बताता है कि आज रात ठीक 12 बजे उस पर एक किलर चाकू से वार करेगा। अभी फिलहाल उसे अपने विजन में बस यही दिखाई दे रहा है। मुझे यह विजन अचानक से आ जाते हैं जब भी मैं किसी को देखता हूँ। यहाँ जुनवू यह भी बताता है कि इससे पहले भी उसने एक लड़की की मौत देखी थी, पर उस वक्त उसे लगा था कि यह बस उसका सपना है, पर वो चौंक गया जब उसने टीवी में उस लड़की की मौत की खबर देखी और तब से मुझे अपने विजन पर यकीन होने लगा। यहाँ यून उससे पूछती है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। यहाँ जुनवू बताता है कि शायद आपका अतीत आपका पीछा कर रहा है। यहाँ हमें इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है जहाँ इस लेडी ऑफिसर को एक बड़ी लीड मिली है। यहाँ वो बताती है कि इससे पहले मारी गई 2 और लड़कियां और इस लड़की के मारे जाने में 2 बात कॉमन है। पहली बात यह कि मरने से पहले 2 लड़कियों को एक ही एसटीडी बूथ से कॉल आया था और दूसरी बात यह कि यह सभी एक ही क्लब में काम करती थी जो लोगों को भाड़े पर गर्लफ्रेंड देने का काम करता है। जी हाँ, चौकी मत, कोरिया में ऐसी सर्विसेज भी है जहाँ आप 2-3 घंटों के लिए सुंदर लड़कियों को अपने साथ लेकर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर पार्टी या शहर में घूम सकते हैं। पर यह कहानी इतने भी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ ये लेडी ऑफिसर अपने सीनियर्स को यह बताती है कि एसटीडी बूथ के पास कोई कैमरा तो इंस्टॉल नहीं है, पर एक कार के ब्लैक बॉक्स की मदद से वहाँ की फुटेज मिली है जिसे क्लियर करने के लिए उसने फॉरेंसिक में भेजा है। यहाँ ये सभी जूनियर लेडी ऑफिसर के काम से खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब थे। यहाँ दूसरी तरफ यून एक बड़ा फैसला लेती है कि अगर उसे कुछ घंटों में मरना ही है तो क्यों न यह पता लगाया जाए कि आखिर उसे मारने वाला कौन है। इसलिए ये लोग यहाँ से शहर के दूसरी ओर जाते हैं। यहाँ यून जुनवू को बोलती है कि तुम बोल रहे थे कि शायद मेरा अतीत ही मेरी मौत का कारण बनेगा, इसलिए वो एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही है जो शायद थोड़ा साइको था और इसीलिए यून को डर है कहीं वही इंसान तो नहीं है जो यून को मारना चाहता है। यहाँ यून बताती कि जब वो अपने शहर को छोड़कर इस शहर में आई थी तो यहाँ की महंगाई को देखते हुए उसने एक मेकअप फ्रेंड क्लब में कुछ वक्त के लिए काम किया था जहाँ उसे 2-3 घंटे लोगों की गर्लफ्रेंड बनकर घूमना पड़ता था। इसमें उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे। यहाँ वो एक इंसान से मिली थी जिसने कई बार यून को अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घुमाया था, पर उसमें एक बात बहुत अजीब थी कि वो पूरे समय उससे कुछ भी बात नहीं करता था, पर हमेशा जाते वक्त उसे गिफ्ट देता था। यून ने भी अपनी पहली मीटिंग में उसे एक टॉय गिफ्ट किया था। यहाँ हमें इस जूनियर लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर को देती है और अब वो उस क्लब में पूछताछ करने जाना चाहती है, पर यहाँ यह सीनियर ऑफिसर उस लेडी को यह बोलकर केस से हटा देता है जब सीनियर ऑफिसर है तो जूनियर ऑफिसर केस हैंडल क्यों करे। यह हमें दिखाया जाता है कि सीनियर ऑफिसर भी अपने फोन से उस क्लब के ऐप को डिलीट करता है, पर यह लेडी ऑफिसर कीहुन को बताती है कि उसे हर हाल में इन बेचारी लड़कियों
लड़कियों को मार रहे कातिल तक पहुंचना था, पर इस केस में की गई उसकी सारी मेहनत अब सीनियर को सौंपनी पड़ रही है। यहाँ की-हुन उसे बताता है कि उसे शायद इसलिए केस से हटाया गया है क्योंकि वो खुद एक औरत है, इसलिए इमोशन में आकर उसके जजमेंट में गलती होने की भारी संभावना है। यहाँ जुनवू यून से पूछता है कि उस लड़के के साथ आगे क्या हुआ, तो वो बताती है कि यून ने उस लड़के को डेट कर उससे करीब 4 लाख कमाए थे, पर एक दिन उस लड़के का कॉल आना बंद हो गया और मैंने भी कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। पर जल्द ही यून को पता चला कि उसका क्लब डेटिंग के लिए नाबालिग लड़कियों को मोटी रकम देकर शामिल कर रहा था और कई लड़कियां पैसे के लिए अपने क्लाइंट के साथ वो सब काम भी करती थी जो गलत था। इसलिए वो ऑफिसर की-हुन के पास जाती है और उन्हें उस क्लब की सारी सच्चाई बता देती है और उस क्लब में काम करना भी छोड़ देती है। तभी से ऑफिसर की-हुन और यून एक दूसरे को पहचानते थे। यहाँ से ये दोनों चाइना टाउन के उस जगह पर जाते हैं जहाँ शायद वो इंसान रहता था जिसके तलाश में यून आई थी, पर ये दोनों इस बात से अनजान थे कि एक इंसान उन पर नजर रखे हुए था। उसके घर पहुंचने पर यून को इस आदमी से पता चलता है कि वो लड़का, जिसका नाम एक्चुअली लीन था, अपना सारा सामान बेचकर अपने देश चाइना वापस जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। यहाँ उन दोनों पर नजर रखने वाला ऑफिसर की-हुन को कॉल करता है और उन्हें उनके लोकेशन की खबर देता है। वो की-हुन को बताता है कि यून यहाँ चाइना टाउन में किसी लीन नाम के आदमी से मिलने आई थी और उसके साथ एक लड़का भी है। यहाँ वो जुनवू की एक फोटो भी भेजता है। दूसरी तरफ ये लोग समझ नहीं पाते कि अब क्या करे। यहाँ से ये लोग वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ यून को वही चाइनीज लड़का लीन मिलता है जो सियोल में अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहा था। यहाँ वो यून को उसका टॉय वापस करता और बताता है कि वो उसे पसंद करता था, पर जब उसने सुना कि उस क्लब में गलत काम होते हैं और कई बार पुलिस भी आ चुकी है तो वो वहाँ जाना छोड़ देता है। पर वो यून को बहुत पसंद करता था और हमेशा पसंद करता रहेगा और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर लीन वो लड़का नहीं है तो यून को आखिर मारना कौन चाहता है। पर यहाँ यून बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि जुनवू ही वो कातिल हो जो यून को कहानियां बनाकर गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जुनवू उसे बोलता है कि वो भला यून से झूठ क्यों बोलेगा, अगर उसे यून को मारना ही होता तो वो सीधे मार देता। पर फिर भी यून अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार खरीदने का तय करती है क्योंकि 12 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। यह सोचकर वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ से यून एक चाकू खरीद सके। दूसरी तरफ एसटीडी बूथ के पास वाला वीडियो भी क्लीन होकर आ चुका था। यहाँ यह सभी इस वीडियो में सस्पेक्ट का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं जिसने कत्ल के वक्त वहाँ से कॉल किया था। यहाँ सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि जुनवू ही था। यहाँ ये लोग जब जुनवू की फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो 3 लड़कियां मारी गई है उनमें एक जुनवू की गर्लफ्रेंड भी थी और उसके बाद 2 कत्ल में वो सस्पेक्ट पाया जाता है, यानी जुनवू किसी चीज का बदला ले रहा है। यहाँ की-हुन यह सभी जानकारी अपने सीनियर को देने की बात करता है, पर यहाँ ये जूनियर लेडी ऑफिसर उसके सीनियर की एक फोटो दिखाती है जो उसी क्लब से बाहर आ रहा होता है। यहाँ की-हुन उस जूनियर लेडी ऑफिसर को बताता है कि हाँ मुझे ये पता है क्योंकि उस रात उनके कार को मैं ही ड्राइव कर रहा था, उन्हें इन क्लब से कमीशन मिला करता है, तुम्हें भी इसी के लिए केस से हटाया गया था। पर ये एक सीनियर ऑफिसर्स बहुत पावरफुल है, इन पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते, बेहतर होगा हम पहले किलर को पकड़े, क्या पता यह सभी आपस में लिंक हो। यहाँ से की-हुन उसी सीनियर के पास जाता है और जुनवू को हिरासत में लेने का परमिशन मांगता है ताकि उसके साथ पूछताछ कर सके, जिससे यह सीनियर थोड़ा असहज हो जाता है। इधर ये दोनों इस जगह आते हैं जहाँ से यून अपने लिए एक हथियार खरीद सके, पर तभी उसे की-हुन का कॉल आता है। वो यून को बताता है कि वो जिस लड़के के साथ घूम रही है वो लड़का 2 किलिंग में सस्पेक्ट है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपना लाइव लोकेशन शेयर करे और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे। की-हुन यून को पास के एक पार्किंग लॉट में जाने का सुझाव देता है जहाँ वो छुप सकती थी, पर उसकी यह बातें जुनवू सुन लेता है। यहाँ से निकलकर यून अपनी नजदीकी पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ उन पर नजर रखने वाला ऑफिसर भी उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ उसे की-हुन के सीनियर का कॉल आता है और उसे वहाँ हो रही सारी घटनाओं का जानकारी देने बोलता है और अपनी लोकेशन भेजने के लिए बोलता है। यहाँ यह ऑफिसर बताता है कि की-हुन ने ही उसे यून के पीछे नजर रखने को बोला था क्योंकि की-हुन को शक है कि यून की जान खतरे में है। दूसरी तरफ जुनवू घड़ी में टाइमर सेट करता है और यून को बताता है कि यह हमें बताता रहेगा कि हम किलर के आने से कितनी दूर है। यहाँ यून वापस से जुनवू पर शक करने लगती है और उसे ब्लेम करती है कि वही सस्पेक्ट है। यहाँ जुनवू से डरकर भागते वक्त यून नीचे गिर जाती है और जुनवू उसे समझाता है कि वो किलर नहीं है, लेकिन तभी वहाँ की-हुन आ जाता है और यून को अपने साथ चलने को बोलता है, पर जुनवू उसे किसी भी हाल में की-हुन के साथ जाने नहीं देता क्योंकि उसे की-हुन पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए की-हुन जुनवू पर गोली चला देता है। यहाँ वो यून के पास आता है और बताता है कि अब सब ठीक है, पर असली राज अब खुलता है जब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि की-हुन ही असली किलर है। वो इस समाज को साफ रखना चाहता है, पर लोग आज पैसे के दम पर कुछ भी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी। वो इन क्लब्स के अगेंस्ट है, पर चूंकि हर बड़ा ऑफिसर इन क्लब्स के साथ मिला हुआ है इसलिए इन क्लब्स को हाथ लगाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए की-हुन ने उन लड़कियों को मारने का फैसला किया जो दूसरे शहर से आकर इन क्लब्स में काम कर रही थी, जिनसे इन क्लब्स के ऑनर्स और लड़कियों के दिल में मौत का डर बैठ जाए और लड़कियां इन धंधों में आने से कतराने लगे, तभी यह समाज साफ हो पाएगा। यहाँ की-हुन अब यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके शोल्डर पर चाकू घोंप देता है, ठीक वैसा ही जैसा जुनवू ने अपने विजन में देखा था। यहाँ की-हुन यून को बोलता है कि तुम्हें मेरे से अपना बर्थडे का गिफ्ट चाहिए था ना, ये लो मैं आ गया हूँ तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी मौत का गिफ्ट लेकर। पर तभी जुनवू को होश आ जाता है और वो की-हुन पर हमला कर देता
होता है। यहाँ जुनवू और किहुन के बीच अच्छी खासी फाइट होती है, पर जुनवू अंत में किहुन को मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि जुनवू ने अपने विजन में खुद को गोली लगते हुए भी देखा था, इसलिए वो अपने कपड़े के अंदर एक मेटल शीट पहना हुआ था, जिसके कारण वो किहुन की गोली से बच पाया था। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि जुनवू अपनी कहानी बताता है कि पहले उसे सिर्फ विजन आते थे, पर उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ होने के बाद उसे मौत का वक्त भी दिखाई देने लगा था। उसने 2 और लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी और उन्हें एसटीडी से कॉल भी किया था। किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और लोगों ने उसे ही सस्पेक्ट समझ लिया, पर उसने ऑब्जर्व किया था कि उसे ज्यादातर उन्हीं लड़कियों के विजन आते थे जिस क्लब में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कभी यून भी काम किया करती थी। पर उसे उम्मीद है कि अब वो इनका बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये नई कोरियन मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बाकी मेरे कुछ और भी वीडियो शो हो रहे हैं, अगर आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक किसी अनजान की कही किसी बात पर यकीन करना है या नहीं वो आप देखिए।